हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन फिर मैं आपके सामने अगेन वापस आया हूं अगले लेक्चर के लिए। लॉज ऑफ मोशन जो सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट लेक्चर के लिए मैं आया हूं। और आज की क्लास में बच्चे जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। टॉपिक है मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। अब ये क्या है, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज क्या है, ये आपको समझना है। इसमें क्या बताया गया, जैसे मान लो अब जो मोशन होगा, पहले लास्ट वीडियो में फ्री मास होता था, एक मास होता था। कनेक्टेड बॉडीज का मतलब हो गया कि दो मासेस होंगे और वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे। कैसे कनेक्ट होंगे? किसी स्ट्रिंग से, किसी रोप से, किसी धागे से, कॉर्ड से। तो उसको कहते हैं मोशन ऑफ कनेक्टेड मास। इसमें कई सारे एग्जांपल बताऊंगा मैं। जैसे मान लो फर्स्ट एग्जांपल बता रहा हूं मैं, आप देखो कैसे कनेक्टेड मास होता है। जैसे एक आप बताओ, मान लो एक पुली है। पुली, पुली किसे कहते हैं आपने देखा होगा। पुली गांव में कहते हैं चरखी, गोल कुएं। आपने गांव में कुआं इंग्लिश में वेल कहते हैं। आपने देखा होगा कुएं पे रस्सी पास, रोप पास करते हैं और यूं ऐसे करके खींचते हैं तो पानी आता है बाहर कुएं से, वेल से। तो जो रोप किसके ऊपर से पास करता है? उस पुली के ऊपर से। पुली किसे कहते हैं? अक्सर मशीन में एक पुली होता है जो गोल गोल उसके ऊपर से रोप पास करता है और वो हम रोप को खींचते हैं तो पुली भी यूं 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 घूमती है। तो ये पुली है, पुली इसे कहते हैं पुली। तो दो मास मैं ले रहा हूं। एक मास मान लो आपका m1 है और एक मास आपका m2 है। और ये मान लिया कि m2 ग्रेटर देन m1 है। ये मान लिया कि m2 जो मास है बेटा वो m1 से ग्रेटर है, m1 से बड़ा है। ध्यान से समझना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो m2 है ये नीचे की तरफ आएगा विद a एक्सेलरेशन और जो m1 है वो ऊपर जाएगा विद a एक्सेलरेशन। आप ध्यान से मेरी बात को सुनो और समझो। यहां पे हमने दो मास ले लिया, एक मास m2, एक मास m1 और m2 को हमने ग्रेटर माना, बड़ा माना। किससे बड़ा माना? m1 से। तो m2 नीचे की तरफ आएगा, m1 ऊपर की तरफ जाएगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। आपसे पूछा जाएगा कि स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वो बताओ और एक्सेलरेशन मास का बताओ। ये दो चीज पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप ये काम करोगे टेंशन बताने के लिए स्ट्रिंग में, क्योंकि जब कोई मास स्ट्रिंग से जुड़ा होता है तो स्ट्रिंग एक फोर्स से मास को खींचती है, उसी को टेंशन कहते हैं। और ये मास नीचे और ऊपर जो जाएगा, तो कि दोनों मास एक ही स्ट्रिंग से जुड़ा है तो दोनों का एक्सेलरेशन एक ही होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखो क्या क्या फोर्स काम करेगा। m2g फोर्स का डायग्राम FBD बनाओ और स्ट्रिंग से जुड़ा है तो स्ट्रिंग मास को अपनी तरफ खींचेगा, वो हो गया टेंशन, राइट। इस पे क्या फोर्स काम करेगा? ये हो गया m1g। ऊपर स्ट्रिंग से जुड़ा है तो ये टेंशन, बस हो गया। और तो कोई तीसरा फोर्स है नहीं, नॉर्मल फोर्स होगा नहीं, सरफेस कांटेक्ट में है नहीं, तो mg तो लगता ही लगता है, स्ट्रिंग के कारण टेंशन लगा। अब आप लिखोगे मास बैलेंस तो है नहीं, मास तो मोशन में है। तो अब आप ये देखोगे कि ये मास किधर को आ रहा है, नीचे को आ रहा है या ऊपर को जा रहा है? नीचे को आ रहा है। तो फोर्स का इक्वेशन क्या लिखेंगे बताओ? ये मास किधर को जा रहा है? ऊपर को जा रहा है। ये मास किधर को आ रहा है? नीचे को आ रहा है। बैलेंस तो है नहीं, ये तो मूवमेंट में है, मोशन में है। तो आप बताओ इसे कौन सा फोर्स ले जाएगा? T ले जाएगा, लेकिन ये रोकेगा क्योंकि ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाला ले जाएगा और उसके अपोजिट वाला रोकेगा। तो कौन सा फोर्स इसको ले जा रहा है? सोच के जवाब दो। अगर मैं बात करूं m1 को कौन सा फोर्स ले जा रहा है, आप हमें बताइए। आप हमें बताइए m1 को कौन सा फोर्स ले जा रहा है ऊपर की तरफ? तो बोलोगे T ले जा रहा है क्योंकि टेंशन भी तो ऊपर ही है, बट ये रोक रहा है सर क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, मोशन के अपोजिट है। तो फोर्स का क्या होता है इक्वेशन? ले जाने वाला अब माइनस रोकने वाला, यही होता है ना। ले जाने वाला माइनस, ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाला प्लस, नीचे वाला माइनस, इजिकल टू क्या होता है? याद करो, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। यस, क्लियर। अब मुझे बताओ बेटा, अब मुझे बताओ जल्दी से। अब बारी है m2 की। m2 किधर को आ रहा है? नीचे को। तो इसको कौन ले जा रहा है? ये ले जा रहा है और ये रोक रहा है। नीचे आए तो नीचे वाला प्लस में और ऊपर वाला माइनस में। इसका क्या क्वेश्चन बन गया? m2g माइनस टी
इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड। बस दो इक्वेशन आपके सामने। अब क्या करो, आपस में करना है सॉल्व। वैसे ही सॉल्व करना है जैसे आप करते थे। करना क्या है बेटा, जैसे आप बचपन में करते थे। एक काम करो, दोनों को कर दो ऐड। ऐड करने से क्या होगा, ये प्लस माइनस टी कट जाएगा। बचा क्या इधर, m2g माइनस m1g। उधर भी ऐड कर दो बेटा, m1a प्लस m2a। बस वेरी गुड, बहुत अच्छा। यहां से g कॉमन, m2 माइनस m1, उधर से a कॉमन, m1 प्लस m2। बस अब a की वैल्यू आ गई, फिनिश। g m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। किसकी वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई बेटा, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अब बोलोगे सही कोई फॉर्मूला नहीं है, तो वैल्यू है। जैसे देखो बताता हूं क्या हुआ। अब मान लो इसी सवाल में एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, इसी क्वेश्चन में मान लो m1 इज इक्वल टू 2 kg और m2 इज इक्वल टू 3 kg। तो अब क्या करोगे, अब मास की वैल्यू रख दो। ए का इक्वेशन बन चुका है, ए इज इक्वल टू कितना, g, m2 इज इक्वल टू 3 kg, m1 इज इक्वल टू 2 kg, तो 3 माइनस 2 अपॉन 3 प्लस 2। कितना आंसर आ गया बेटा, g/5। ये हो गया आपका आंसर कि सर दोनों का जो एक्सेलरेशन है वो g/5, ग्रेविटी का 1/5। वैल्यू में लिखना है तो g की वैल्यू 9.8 लिख दो, 9.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया एक्सेलरेशन। अब तो एक्सेलरेशन आया है तो अब टेंशन निकालने की बारी है, तो वो भी निकाल देंगे। आपने पढ़ा नहीं, x आ जाए तो y कैसे निकालते हैं। क्या करेंगे बेटा, ध्यान से देखिए। अब आप क्या काम करोगे, अब आप यही काम करोगे कि इस a की वैल्यू जो आई है उसको उठा के फर्स्ट में या सेकंड में जहां मन करे पुट कर दो, g/5 जो भी है पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो या g/5 पुट कर दो। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, देखिए, पुट a इन इक्वेशन फर्स्ट। अब फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो a की वैल्यू। चलो आ जाओ, t माइनस क्या है, ध्यान से देखो, m1g इज इक्वल टू m1a। a के जगह पे क्या बेटा, g/5, m1 g/5। t इज इक्वल टू, अब क्या हो गया, उधर चला गया, तो m1g प्लस m1 g/5। ऐड कर दो एलसीएम लेकर, 5m1g प्लस m1g, 6m1 g/5। वैल्यू निकालनी है, निकाल दो। m1 कितना है बेटा, 2, 6 इंटू 2, g को 10 ले लो या 9.8 जो भी लेना ले लो, अपॉन 5। बस जो भी आंसर आ जाएगा 12 इंटू 9.8 अप्रॉक्स जो भी आ जाए इतना इज टेंशन। दिस इज व्हाट योर टेंशन। यूनिट क्या होती है, न्यूटन। बस पहले क्या करना है, पहला काम फोर्स क्या लग रहा है वो दिखाना है। दूसरा काम जिधर मूव कर रहा है उसके हिसाब से फोर्स का इक्वेशन लिखना है, सॉल्व करना है, ऐड करना है, टी कटेगा, ए आ जाएगा, ए रखकर किसी भी इक्वेशन में टी आ जाएगा। यही काम हर सवाल में करना है। पहला स्टेप बता दूं मैं, सारे स्टेप्स क्लियर करो, सारे स्टेप्स क्लियर करो बेटा। जो भी सवाल आएगा सबसे पहला स्टेप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। पहला स्टेप है ड्रॉ फोर्स डायग्राम, पहला काम। दूसरा काम, अगर इक्विलिब्रियम में है देन बैलेंस द फोर्स, तब क्या करो, फोर्स को बैलेंस करो। और अगर नॉट इक्विलिब्रियम में है देन क्या लिखो, जो फोर्स उसको मूव करा रहा है वो फोर्स लिखो, मूविंग फोर्स जो भी उसको मूव करा रहा है बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। थर्ड स्टेप, सॉल्व इक्वेशंस। बस यही काम करना है। और एक काम और याद रखना, ध्यान से, मोशन हो भी रहा है तो जो जिस डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रहा है, मान लो मोशन हॉरिजॉन्टल में हो रहा है, तो वहां पर वर्टिकल फोर्स को वहां भी बैलेंस करना है।
वर्टिकल में हो रहा है तो हॉरिजॉन्टल फोर्स को वहां भी बैलेंस करना है, क्योंकि मोशन एक समय में हॉरिजॉन्टल होगा तो वर्टिकल नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल होगा तो वर्टिकल वाले इसको बैलेंस करना है, वर्टिकल होगा हॉरिजॉन्टल वाले को भी बैलेंस अभी भी करना है। इंक्लाइंड प्लेन पे ऐसे आ रहा है तो इंक्लाइंड के नॉर्मल वाला बैलेंस करना है। मोशन में ये भी ध्यान रखना है कि जिधर मोशन एक ही डायरेक्शन में मोशन होगा और मान लो जिस डायरेक्शन में मोशन नहीं है उधर भी फोर्स लग रहे हैं तो वो फोर्स अभी भी बैलेंस करना है। याद रखना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको ध्यान से समझना। अब बच्चे ये कॉन्सेप्ट के बाद मोशन ऑफ कनेक्टेड मास का अगला पार्ट मैं बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। मान लो अब ये मास आपका m1 है, ये पुली से कनेक्टेड है, दूसरा मास आपका m2 है। बस इतना है कि ये सरफेस पे है और अभी सरफेस आपका स्मूथ है। अभी भी देखो मोशन ऑफ कनेक्टेड मास ही है, अभी भी मोशन ऑफ कनेक्टेड मास ही है। फर्क है यहां एक मास सरफेस पे है, एक मास हवा में है, एयर में है तो अभी भी कनेक्टेड स्ट्रिंग से। स्ट्रिंग किससे पास कर रहा है? पुली से। मान लो मैं वैल्यू दे देता हूं m1 इज इक्वल टू 2 kg, m2 इज इक्वल टू 5 kg, जी को यहां मैं 10 लेने बोल रहा हूं। अगेन वही चीज, टेंशन निकालो और एक्सेलरेशन निकालो, वही दो चीज निकालना है बेटा, वही पूछेगा, टेंशन एंड एक्सेलरेशन। आप बोलोगे सर सबसे पहले आपने जो हमें बताया था हम वही काम करेंगे, सबसे पहले क्या क्या फोर्स काम करेगा? अच्छा पहले बताओ कौन ज्यादा हेवी है? m2, तो ये नीचे की तरफ आएगा और ये आगे की तरफ जाएगा। फिर फोर्स mg, टेंशन, इस पे फोर्स टेंशन mg और सरफेस है तो ऊपर नॉर्मल। बस फ्रिक्शन लगता आगे जा रहा है तो सरफेस आने पे फ्रिक्शन भी लगता है, बट स्मूथ है तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। हो गया खत्म। फिर क्या करोगे? अब आपको पता है इक्वेशन बनाओगे। ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये राइट जा रहा है, तो सबसे पहले हम इक्वेशन बनाएंगे m1 का। चलो पहले हम m1 का इक्वेशन बनाते हैं। m1 का इक्वेशन बनाओ। m1 किधर जा रहा है? राइट, तो राइट वाला फोर्स पहले लिख दो। माइनस कब करेंगे? जब कोई फोर्स पीछे से रोकता है ही नहीं तो माइनस की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ यही फोर्स लेकर जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। बस फोर्स कैसे लिखते हैं? ले जाने वाला, जिधर जा रहा है उधर वाला ले जाने वाला, माइनस रोकने वाला, तो रोकने वाला तो है ही नहीं, बस हो गया, फिनिश हो गया। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब हम आएंगे किसके लिए बेटा? फॉर m2 के लिए। बोलोगे सर ये भी बता देते हैं, m2 किधर को आ रहा है? सर m2 नीचे को आ रहा है, तो ये ला रहा है, फिर ये ले जा रहा है, ये रोक रहा है। क्या हो जाएगा m2 के लिए? m2g माइनस टी, ला रहा है नीचे ना, नीचे आ रहा है ना, तो ये वाला फोर्स प्लस में और अपोजिट वाला माइनस कर देंगे, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। बस हो गया। उसके बाद तो मैंने आपको बता ही दिया है क्या करना है, बार बार कितना बताऊं, दोनों को ऐड कर दो, फिर वही बात, लेफ्ट साइड t और t कैंसिल, इधर क्या बच गया बेटा? m2g, उधर a कॉमन लेकर क्या बच गया बेटा? m1 प्लस m2। बस हो गया, a की वैल्यू आ गई m2g अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यू निकालने का मन कर रहा है, निकाल दो। m2 की वैल्यू 5 इंटू जी 10, 50 अपॉन m1 प्लस 2, 5 प्लस 2 7। ये आ गया एक्सेलरेशन, आ गया। टेंशन निकालना है, कुछ मत करो, 1 मिनट की बात है। अब क्या करोगे? टेंशन निकालना है, इस a की वैल्यू को वापस फर्स्ट में पुट कर दो। क्या करोगे? पुट a इन फर्स्ट। चलो बताओ क्या हो गया, बताओ बेटा। t इज इक्वल टू क्या है? m1 इंटू ए। m1 कितना था? याद करो 2, m1 इंटू ए था ना, बस m1 है 2 और a आया है 50/7, तो 2 इंटू 50/7 100/7 न्यूटन। ये आ गया टेंशन, ये आ गया टेंशन, ये आ गया पहले क्या आया बेटा? सबसे पहले क्या आया? एक्सेलरेशन। फिर एक किसी a निकाल कर किसी फर्स्ट में या सेकंड में जहां पुट कर दो, आ जाएगा टेंशन। फिनिश। अब बोलोगे सर आप इतनी चीजें पढ़ा रहे हो और इतने अच्छे बच्चे हो तो क्यों ना पढ़ाऊं मैं? आप इतने अच्छे बच्चे हो कि क्यों नहीं पढ़ाऊं मैं चाहता हूं खुद पढ़ाऊं आपको। अब मैंने कहा कि ये सरफेस स्मूथ था, ये सरफेस हट गया है स्मूथ से, अब ये सरफेस बेटा
रफ बन गया। अब ये सरफेस रफ बन गया तो क्या चेंज आएगा सवाल में? मात्र एक चेंज आएगा, पीछे से फ्रिक्शन आ जाएगा। जब कोई सरफेस रफ हो जाता है बच्चों तो पीछे की तरफ से फ्रिक्शन, इधर बॉडी मूव करती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में तुरंत फ्रिक्शन आ जाएगा। यस, करेक्ट। अब बताओ कहां पे चेंज आएगा फिर इक्वेशन में? इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों आएगा चेंज? ये तो बिल्कुल वही है जैसे पहले था। फ्रिक्शन यहां आएगा जो सरफेस कांटेक्ट में है, ये थोड़ी कांटेक्ट में है, इसमें आ जाएगा चेंज। इसमें क्या चेंज आएगा आपको बता दूं मैं, इसके क्वेश्चन में क्या चेंज आएगा? ले जाने वाला T माइनस रोकने वाला भी आ गया। कौन आ गया? फ्रिक्शन। बस इतना चेंज आएगा। मुझे दोबारा ही लिखना पड़ेगा, मैं दोबारा ही इसको समझा देता हूं, मैं है ना, इसको दोबारा ही हटा देता हूं, सॉल्व कर देता हूं। क्या जरूरत है शॉर्टकट में करने की? ना बेटा आप इतने अच्छे बच्चे हो, शॉर्टकट में क्यों पढ़ाऊं मैं, है कि नहीं? तो अब बताओ क्या चेंज आएगा इसमें बच्चे, जल्दी बताओ। फ्रिक्शन पीछे से आ जाएगा तो फोर्स का भी इक्वेशन क्या होगा बताना जरा बेटा? ले जाने वाला माइनस फ्रिक्शन। फिर हमने आपको क्या बताया था? अभी इसको हटाओ, इक्वेशन बाद में 1 आएगा। फिर हमने क्या बताया था बेटा, जल्दी बताना? T माइनस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को क्या लिख सकते हैं? म्यू इंटू एन बराबर कितना? मास इंटू एक्सेलरेशन। जहां फ्रिक्शन आए तुरंत उसको खोल दो म्यू इंटू एन में, बस। और मैंने क्या बताया था वो बार बार बता रहा हूं मैं, मास हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, वर्टिकल थोड़ी मूव कर रहा है, तो वर्टिकल वाले फोर्स तो बैलेंस ही रहेंगे अभी भी। मोशन में भी तो जिधर मूवमेंट होगा उधर वाले फोर्स बैलेंस नहीं होंगे ना, इधर वाले तो बैलेंस होंगे ही। तो ये तो हमेशा चलेगा कि जहां एन है, फ्रिक्शन को आपने पहले म्यू इंटू एन लिख दिया, फिर टी माइनस, अब जहां एन है, एन को कौन बैलेंस कर रहा है? एन बराबर m1g, तो जहां एन है वहां लिख दो m1g इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यस, अब ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। बस इतना चेंज आएगा, फ्रिक्शन को म्यू इंटू एन और नॉर्मल को फिर किस में खोल दोगे? m1 इंटू जी। m1 है ना n, m1 बन जी। हो गया पहला इक्वेशन तैयार। दूसरे इक्वेशन में तो कोई चेंज नहीं है, वही बनेगा। नीचे आ रहा है तो क्या बनेगा? m2g नीचे आ रहा है ना, तो ये वाला प्लस मिलेंगे, ये वाला माइनस मिलेंगे, इज इक्वल टू यही है मास इंटू एक्सेलरेशन। बस मात्र इतना सा चेंज आएगा बेटा। इक्वेशन नंबर 2। इस सवाल में जब फ्रिक्शन देगा तो एक बात ध्यान रखना, म्यू की भी वैल्यू दे देगा। चलो 0.1 बस इतना देगा, फ्रिक्शन आएगा तो म्यू की वैल्यू भी दे देगा, वो हम बाद में रखेंगे। अब हम इसको करते हैं सॉल्व करने के लिए क्या कहा था मैंने, बार बार करते हैं ऐड, हमेशा ऐड ही करता हूं। उससे क्या होगा? पहले टी और टी कट गया, क्या आ गया देखो? m2g माइनस म्यू m1g, उधर ए कॉमन लेके क्या आ गया बेटा? m1 प्लस m2, बस फिनिश। तो a इज इक्वल टू क्या आने वाला है? दोनों में g कॉमन हो गया पहले, m2 माइनस म्यू m1 अपॉन m1 प्लस m2। दिस इज एक्सेलरेशन। बस वैल्यू रखना बाकी है, रख दो वैल्यू। m2 के जगह पे 5, म्यू के जगह पे 0.1, m1 की जगह पे 2, बस एक ही वैल्यू आ गई। a आ जाएगा तो आप पता ही क्या करना है, a आ जाएगा, a की वैल्यू आ गई, उठाकर फर्स्ट में पुट कर दो, सेकंड में पुट कर दो, t की वैल्यू आ जाएगी। ये जैसे आया ना, ए की वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगा ना बेटा। ए की वैल्यू रख दो, m1 कितना है? 2 पता ही है, म्यू पता, m1 पता, g पता, t आ जाएगा। अरे वही x रखकर y निकालना, एक बार x आ गया तो y रख दो, a आ जाएगा तो a की वैल्यू यहां रख दो ना, बाकी सब कुछ तो पता ही है, t आ जाएगा। यही काम करना होता है। तो यही सवाल पिछला वाला स्मूथ तो फ्रिक्शन नहीं था, यही सवाल ये वाला तो इसमें फ्रिक्शन आ गया, तो थोड़ा सा इक्वेशन चेंज हो जाएगा। बाकी वैल्यू आप रख देना, m2 की वैल्यू 5, म्यू 0.1 इंटू 2 तो 0.2, सॉल्व करके पहले a आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर a रख देना, फर्स्ट यहां g पता, m1 पता, म्यू पता, t आ जाएगा बस। तो ये जितने टॉपिक पढ़ रहे हो आप, ये मोशन ऑफ क्या पढ़ रहे हो? कनेक्टेड मास। अब कनेक्टेड मास में अब मैं एक टाइप ऐसा पढ़ाऊंगा जिसमें अब आपका मास अभी भी कनेक्ट, सारा मास आज का कनेक्टेड है, बस फर्क ये है बच्चे, फर्क ये है कि आज का मास जो कनेक्टेड है वो फ्री मास नहीं है। पहले मैं पिछले टॉपिक में फ्री मास में था, अकेला मास मूव कर रहा था। अब यहां पर क्या है? एक मास m1,
पुली से कनेक्टेड, दूसरा मास m2, सेम, बस एकदम सेम सवाल। मान लो थीटा की वैल्यू मैंने चलो लिख देता हूं 30 डिग्री, m1 की वैल्यू 2 kg, m1 की वैल्यू 3 kg और m2 की वैल्यू 2 kg, राइट। और सरफेस अभी है स्मूथ। याद रखना, मैं हर टॉपिक को पहले स्मूथ पढ़ाता हूं फिर रफ पढ़ाता हूं। पहले स्मूथ होना चाहिए, पहले लाइफ स्मूथ चलनी चाहिए, पहले अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए, जिंदगी मस्त होनी चाहिए, स्मूथ। रफ तो फिर जब बड़े होंगे तो आना ही है, फिर तो बहुत रफ लाइफ ऊपर नीचे होती है, पता ही आपको। लेकिन पहले हम स्मूथ पढ़ाते हैं, पहले स्मूथ का एक्सपीरियंस लो, फिर तो रफ आना ही है लाइफ में, है कि नहीं बेटा। तो अब क्या है, m1 3 kg है और m2 2 kg है, तो यहां पे m1 मान लो नीचे आएगा, ये ज्यादा हेवी लिया है तो यहां पे ये ऊपर जाएगा। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद क्या क्या फोर्स काम करेगा हम उसका डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। क्या क्या फोर्स काम करेगा बेटा, नीचे mg, ऊपर टेंशन, बस इसमें बताओ, यहां mg, ऊपर टेंशन, सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल, और स्मूथ है तो फ्रिक्शन का तो कोई मतलब है ही नहीं। फिर हमने आपको क्या पढ़ाया था, याद करो, 1-2 वीडियो बैक जाओ, पढ़ाया था, इसी जन्म की बात कर रहा हूं, इसी जन्म की पढ़ाया था 2 वीडियो में बैक, कि जो मास इंक्लाइन प्लेन पे होता है उसके mg को 2 पार्ट में ब्रेक किया जाता है। करो ब्रेक, mg cos थीटा, याद करो, इधर वही थीटा बनता है ना जो उधर थीटा बना था, और इधर की तरफ होता है mg sin थीटा। बस ये काम तो करना ही करना है। जो मास इंक्लाइन प्लेन पे होता है इसके कंपोनेंट सीधा है तो टेढ़ा कंपोनेंट हो जाएगा, पढ़ा चुका हूं, एक अलोंग द इंक्लाइन प्लेन और एक प्लेन के परपेंडिकुलर। बस अब कहानी खत्म, अब फोर्स तोड़ने का काम खत्म। अब हम लिखेंगे इक्वेशन। कैसे लिखेंगे इक्वेशन बेटा, ये मास ऊपर जा रहा है, ये मास नीचे की तरफ आ रहा है, तो मतलब ये फोर्स ला रहा है और इधर वाला रोक रहा है। और इधर वाले फोर्स का तो कोई रोल ही नहीं है मूवमेंट में, किसका, n का और m1g cos थीटा का। तो ये जिसका रोल नहीं होता तो इधर वाले फोर्स एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस। याद रखना, ये तो बैलेंस में चला जाएगा दोनों, क्योंकि इधर का रोल नहीं है। एक्सेलरेशन जो बनाता है उसी को इक्वेशन में लेते हैं। चलो अब बताओ, नीचे को आ रहा है तो ये फोर्स लाने वाला बन गया, ये फोर्स रोकने वाला। नीचे को आ रहा है, ऊपर जाता तो ये फोर्स लाने वाला बन जाता, ये रोकने वाला बन जाता। यहां ये नीचे आ रहा है तो इस फोर्स को पहले प्लस में लेंगे, लाने वाला m1g sin थीटा माइनस टेंशन रोक रहा है इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। m1 की वैल्यू भी रख देते हैं यार, क्या बाद में रखने से अच्छा है, 3, g की वैल्यू 10 इंटू साइन 30 माइनस t इज इक्वल टू 3a। साइन 30 कितना, 1/2, 1/2 से 10 कट गया 5, 15 माइनस t इज इक्वल टू 3a। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आ गया, अब तो मैं पूरी वैल्यू रख देता हूं। अब लिखेंगे किसका इक्वेशन बेटा, ध्यान से देखिए, अब हम लिखेंगे सेकंड मास का, है ना। अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या हो जाएगा इसका इक्वेशन, T माइनस m2g इज इक्वल टू m2a। ठीक है, T माइनस m2 की वैल्यू कितना, 2 इंटू जी 10 20, जी 10 है ना, तो 2 इंटू 10 20 इज इक्वल टू 2a। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। बस अब आप दोनों को कर दो सॉल्व, बस यही काम करना है। कैसे सॉल्व करते हैं, ऐड, वही करता हूं ना मैं, ऐड किसे, फर्स्ट एंड सेकंड, बार बार वही काम कर रहा हूं, कोई नया काम तो मैं कर नहीं रहा हूं। ऐड करोगे, साफ दिख रहा है, इधर पहला इक्वेशन ये, दूसरा इक्वेशन ये, लेफ्ट साइड माइनस टी और प्लस टी कट जाएगा, क्या बचेगा, 15 माइनस 20, ये तो कट जाएगा ना। उधर क्या बचेगा, 3a प्लस 2a, 5a, राइट। 15 माइनस 20 माइनस 5 इज इक्वल टू 5a। a इज इक्वल टू, अब देखो एक नई चीज सिखा रहा हूं, -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, आया लेकिन माइनस में आया a आ गया, तो a को क्या करोगे,
मेथड तो यही है, मेथड यही है, आप ध्यान रखना, मेथड में कोई फर्क नहीं है। अब क्या करोगे बेटा, ध्यान से सुनो, अब ए की वैल्यू को पुट कर दो, कहां, फर्स्ट में पुट कर दो, ध्यान से देखना। अब क्या करोगे, पुट ए इन फर्स्ट, बस पुट कर दो फर्स्ट में। 15 माइनस टी इज इक्वल टू 3a, 3 इंटू ए कितना, -1 हो गया। टी उधर चला गया, ये -3 इधर आ गया, टी इज इक्वल टू कितना, 15 -3 बन के +3, 18 न्यूटन। टेंशन की वैल्यू भी आ गई और एक्सीलरेशन भी आ गया। माइनस से परेशान नहीं होना है, ए हमेशा प्लस में ही नहीं आएगा, माइनस में भी आ सकता है, इस बात का ध्यान रखना है। अब बोलोगे सर आपने बताया अच्छी बात है, लेकिन सर एक बात बताओ, अभी आप स्मूथ मान के चले हो, चलो हम ये मानते हैं सरफेस स्मूथ नहीं होता, सरफेस रफ होता। मान लो यही सरफेस आपका स्मूथ ना होकर रफ हो जाए, मान लो यही सरफेस सर क्या हो जाए, रफ हो जाए, तो क्या होगा। तो अगर रफ हो जाता है तो इसमें सिर्फ एक चीज चेंज आएगा, क्या, फ्रिक्शन आ जाएगा। अगर ये बॉडी नीचे आपने मूव कराया है तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ आ जाएगा, बस, और कुछ नहीं आएगा। और अगर ये बॉडी ऊपर जाती तो फ्रिक्शन इधर आ जाता। फ्रिक्शन तो हमेशा मोशन के अपोजिट आ जाएगा। तो किसके इक्वेशन में चेंज आएगा, फर्स्ट के इक्वेशन में चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा, अब आप देखिए, ये तो अभी भी सब कुछ इधर का सब कुछ तो सेम ही रहेगा, नॉर्मल अभी भी बैलेंस होगा, बस थोड़ा सा इक्वेशन में चेंज आएगा, वो आप देख लो ध्यान से, मैं दोबारा लिख देता हूं, ठीक है। आप बताना क्या चेंज आएगा। सबसे पहले चेंज ये आएगा, आप ध्यान से देखो, m1 की बात करते हैं, मास किधर को आ रहा है, नीचे को माना है मैंने, हमने एज्यूम किया है, वरना पेपर में तो दे देता है कि कौन नीचे जा रहा है कौन ऊपर जा रहा है, हमने तो यहां एज्यूम किया है। चलो, तो उस केस में क्या बनता, नीचे को आ रहा है तो ये फोर्स प्लस में लेते, m1g साइन थीटा माइनस टेंशन रोकने वाला, साथ साथ फ्रिक्शन भी अपोज कर रहा है, इज इक्वल टू हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन। बस इतना काम करना, एक फोर्स और अपोजिंग में आ गया, जैसे नीचे पहले आ रहा था तो ये सपोर्टिंग था, ये अपोजिंग था, फ्रिक्शन भी अपोजिंग में आ गया, फ्रिक्शन भी माइनस में आ जाएगा। और उसके बाद m1g साइन थीटा माइनस टी, फ्रिक्शन को क्या लिखते हैं, जब फ्रिक्शन आ जाए तो याद है म्यू इंटू एन इज इक्वल टू m1 इंटू ए। और इंक्लाइंड प्लेन पे n को कौन बैलेंस करता है, देखो जरा ध्यान से, बार बार बताया मैंने, इंक्लाइंड प्लेन पे n जहां आ जाए m1g cos थीटा, m1g sin थीटा माइनस टी माइनस म्यू, n के जगह पे m1g cos थीटा इज इक्वल टू m1 इंटू ए। बस अब आपका काम है वैल्यू को रखना, जब फ्रिक्शन आएगा तो म्यू की भी जानकारी दे देगा, कुछ ना कुछ म्यू दे देगा। उसने कहा म्यू इज इक्वल टू 0.1, मैं 0.1 ही लेता हूं, और ग्राउंड के साथ यही वैल्यू ज्यादा चलती है। अब m1 की वैल्यू कितना है, 3 इंटू 10, 3 इंटू 10 इंटू साइन 30। साइन 30 को क्यों लिख रहे हैं, सारे वैल्यू लिखो ना। साइन 30 कितना होता है बोलो, मैं पूरा सॉल्व करता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए आगे। साइन 30 कितना, 1/2 माइनस टी म्यू, म्यू की वैल्यू कितना 0.1, m1 कितना 3, g कितना 10, और cos 30 होता है √3/2 इज इक्वल टू m1 कितना है 3a। बस अब आप थोड़ा और सॉल्व कर सकते हो। क्या क्या मैंने, म्यू 0.1, m1 3, g 10, cos 30, थीटा 30 है ना, cos 30 √3/2। अब देखो 5 से कट गया, 15 माइनस टी, यहां से ये कट गया, कितनी वैल्यू आ गई 3√3.1 से 10 कट गया ना, अपॉन 2 इज इक्वल टू 3a। और बता दूं मैं, जहां भी √3 आए सीधे 1.7, जहां भी √2 आए सीधे 1.4, ये सब बात हमेशा याद रखा करो। तो अब क्या हो गया बेटा, जरा बताइएगा आप जल्दी से। 15 माइनस टी माइनस 3 इंटू कितना 1.7, तो कितना हो जाएगा 5.1 माइनस अपॉन 2 इज इक्वल टू 3a। 15 माइनस टी 5.1 जो भी आएगा अप्रोक्सीमेटली 2.5 के आसपास तो आएगा ही आएगा, 3a। बस हो गया सॉल्व। 15 माइनस 2.5 12.5 माइनस टी इज इक्वल टू 3a। ये बन गया जैसे पहले बनता था, बस इक्वेशन नंबर 1 फिनिश। अब 2 मिनट की बात आ रहा है, अब इक्वेशन किसका बनाएंगे, इसमें क्या चेंज आया, फ्रिक्शन बस आ गया। फ्रिक्शन को म्यू इंटू एन,
n को m1g cos थीटा, इक्वेशन तैयार। अब इसके बाद ध्यान से देखने वाली बात है, अब क्या करेंगे बेटा, अब ध्यान से देखो, मैं जब भी सवाल कराता हूं ना तो मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको अच्छे से सिखाएं, पूरी कैलकुलेशन, ये नहीं औरों जैसा छोड़ दिया इक्वेशन बना के अब बोला खुद से कर लेना, नहीं नहीं, हम क्यों आपको परेशान करें, हम जब क्लास पढ़ा रहे हैं आपको तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं आपको पूरा कैलकुलेशन भी सिखाऊं। अब बारी है किसकी, फॉर m2, तो m2 तो ऊपर जा रहा है तो इसका इक्वेशन तो वही रहेगा, फ्रिक्शन तो कोई उस पे लगेगा, इस पे तो कोई चेंज आया नहीं, वही ऊपर क्या होगा t माइनस कितना m2g इज इक्वल टू m2a मास इनटू एक्सेलरेशन। बस t m2 की वैल्यू कितनी थी याद करो बेटा, m2 हमने कितना लिया था, मैं भूल गया हूं, m2 2 kg लिया था, राइट, तो m2 के जगह पे अब 2 लिख दो आप, बस हो गया, t माइनस m2 2 और g 10, तो t माइनस 20 इज इक्वल टू 2 इंटू a इज इक्वल टू 2 इंटू a। दिस इज योर इक्वेशन नंबर व्हाट, फर्स्ट या सेकंड, ये बन गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मैं आपको कितना बताऊं, बार बार एक ही बात, फिर क्या करोगे दोनों इक्वेशन को बेटा, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, सेम प्रोसेस, ऐड करने से क्या होगा, t और t कैंसिल, 12.5 माइनस 20 कितना आ गया, माइनस 7.5, उधर 3a प्लस 2a 5a, फिनिश, कितना आ गया, a इज इक्वल टू आपके सामने है बेटा, कितना आ गया, a इज इक्वल टू माइनस 7.5 अपॉन 5, कितना आ गया, माइनस 1.5। दिस इज योर एक्सेलरेशन, माइनस से परेशान नहीं होना, ए आ गया, ए को उठाकर सीधे यहां पुट कर दो, माइनस कितना, माइनस 4.5। अब के सॉल्व ही करता हूं, बोलोगे सर आप सॉल्व करो, सर बड़ा मजा आ रहा है सॉल्व करने में, मैं सॉल्व ही करूंगा, अब कसम खा के कह रहा हूं सॉल्व करूंगा। आप क्या करेंगे, पुट ए, जब एक बार ए आ जाए तो फिर किसी फर्स्ट या सेकंड में पुट कर दो, पिछले 3 सवाल में यही हो रहा है, प्रोसेस तो एक ही है, पुट ए इन फर्स्ट, पुट करो 12.5 माइनस टी इज इक्वल टू 3a, ए के जगह पे कितना, माइनस 1.5, कितना आ गया बेटा, 12.5 माइनस टी इज इक्वल टू माइनस 4.5, टी इज इक्वल टू, ये उधर गया ये इधर आया, 17 न्यूटन, यस आ गया आंसर। दिस इज योर टेंशन एंड दिस इज योर एक्सेलरेशन। तो एक बात समझ में आ गई, क्या क्या स्टेप है बेटा, सबसे पहले फोर्स डायग्राम, सेकंड इक्वेशन, थर्ड सॉल्व, बस यही 3 काम है और आपको अक्सर टेंशन एंड एक्सेलरेशन की वैल्यू पता करनी होगी, जो हम आराम से पता करके बता सकते हैं। तो आज आपने बहुत अच्छे से देखा मोशन ऑफ कनेक्टेड मास, ये सब क्या चल रहा है, मोशन ऑफ कनेक्टेड मास, जब मास कनेक्टेड होते हैं उसका मूवमेंट चल रहा है, उसका मोशन चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं मोशन ऑफ कनेक्टेड मास के। अब सारे सवाल तो मैंने करा ही दिए हैं, बस एक लास्ट क्वेश्चन आ रहा है मन में मेरे, और मन की बात हमेशा सुननी चाहिए, है कि नहीं, उसके बाद क्लास ओवर कर दूंगा मैं। जैसे एक क्वेश्चन और है कि एक मास m1 है, दूसरा मास m2 है, तीसरा मास m3 है, और एक फोर्स लगाया गया m3 पे 10 न्यूटन का। m1 इज इक्वल टू 5 kg, m2 इज इक्वल टू 3 kg, m1 इज इक्वल टू 2 kg। ये आपके पास 3 मासेस हो गए और सरफेस स्मूथ है। तो आपके यहां पे देखो, यहां पे पॉइंट है कि अप्लाइड फोर्स m3 पे लग रहा है और 2 स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग m2 m3 को कनेक्ट कर रहा है और एक स्ट्रिंग m1 और m2 को कनेक्ट कर रहा है। तो आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊं, ध्यान रखना, व्हेन स्ट्रिंग चेंजेस, इसको ध्यान से सुनना बेटा, जब स्ट्रिंग चेंज होती है, जब स्ट्रिंग बदल जाती है तो टेंशन की वैल्यू भी बदल जाती है। अगर 2 मास एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं, जैसे ये दोनों मास एक स्ट्रिंग से हैं, तो जितना टेंशन इस पे होगा
उतना ही इस पे होगा इस स्ट्रिंग के कारण। लेकिन जब इधर इधर देखोगे तो इधर का टेंशन अलग होगा और इस स्ट्रिंग में टेंशन अलग होगा। जब स्ट्रिंग जब बदल जाए ना तो टेंशन की वैल्यू भी बदल जाती है बस। तो व्हेन स्ट्रिंग चेंजेस देन व्हाट, टेल मी, देन टेंशन चेंजेस। अब मैं बोलूं कि जरा फोर्स डायग्राम बनाओ सबका, चलो स्टार्ट करते हैं। इस पे क्या फोर्स काम करेगा, M3G। इस पे क्या फोर्स काम करेगा, नॉर्मल। इधर से क्या काम करेगा, टेंशन। बात हो गई खत्म। फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ है। बात करते हैं फिनिश। स्मूथ फ्रिक्शन होता तो अप्लाइड इधर है तो पीछे फ्रिक्शन आ जाता बस। एन M3G टेंशन। इस पे बताओ, नीचे M2G, ऊपर नॉर्मल। ये स्ट्रिंग है तो ये स्ट्रिंग इसको इधर खींच, जैसे स्ट्रिंग टेंशन हमेशा बॉडी से अवे होता है तो इधर का टेंशन बॉडी से अवे, जिधर स्ट्रिंग खींचेगी। लेकिन ये मास इधर भी स्ट्रिंग से जुड़ा है तो इधर से भी टेंशन, ये भी स्ट्रिंग इसको खींचेगी, इधर भी टेंशन बॉडी से अवे होगा। लेकिन उस टेंशन की वैल्यू T डैश होगी। क्यों T डैश, क्योंकि इधर का स्ट्रिंग अलग है तो टेंशन भी अलग हो जाएगा। अब आ जाओ इस पे, ध्यान से देखना, लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं बच्चे। अब हम आ जाते हैं इस पे। तो इस पे आओगे तो क्या फोर्स काम करेगा, M1G, ऊपर नॉर्मल। और स्ट्रिंग है तो इधर हमेशा बॉडी से अवे फ्रॉम टेंशन, टेंशन अवे होती है, टेंशन इधर की तरफ होगा T डैश। तो इधर की साइड T डैश दिखाना, इधर की साइड T दिखाना, हो गया। अब बताओ, फोर्स अप्लाइड राइट साइड लग रहा है और ये बॉडी मोशन में है तो एक्सेशन भी इधर ही होगा, ये भी क्लियर है। ये बोला है बॉडी मूव कर रही है, नहीं बोला रुकी हुई है, मूव कर रही है। तो एक्सेलरेशन बताना है और दोनों स्ट्रिंग में टेंशन बताना है। अब आप पहले फोर्स डायग्राम बनाने के बाद क्या करोगे, अब लिखोगे सबका अपना अपना इक्वेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं M1 की। M1 किधर जा रहा है बताओ, राइट साइड इधर जा रहा है और इस बॉडी पे राइट साइड T डैश लग रहा है, रोकने वाला कोई नहीं है तो बन गया T डैश इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब बताओ मास की वैल्यू कितनी है बेटा, कहां गया 5, तो 5 इंटू A। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। यस। अब आ जाओ किस पे, M1 के बाद अब आ जाओ M2 पे। M2 पे बताओ क्या फोर्स काम कर रहा है, T डैश। इधर के फोर्स से थोड़ी मतलब, इधर तो बैलेंस है। यहां तो N बराबर M1G, इसका N M2G, इसका N M3G, तो बैलेंस में चला गया। अब ये किधर जा रहा है, सब राइट जा रहा है तो इसको राइट T ले जा रहा है तो इसका क्या क्वेश्चन बनेगा, सोचो। T और रोकने वाला इधर से, जब इधर जा रहा है ना तो इधर वाला फोर्स प्लस में, इधर वाला माइनस में, तो T और इधर T डैश, T माइनस T डैश इज इक्वल टू M इंटू A। बस T माइनस T डैश, M2 की वैल्यू कितनी है बच्चे, कहां गया M2, 3 इज इक्वल टू 3A। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब जब M1 हो गया, M2 हो गया, तो अब हम बात करेंगे किसका बेटा, M3 का। अब हम बात करने जा रहे हैं M3 के लिए। बस अब आप ध्यान से देखिएगा, M3 में क्या है बेटा, M3 क्या है बताओ। M3 को कौन फोर्स ले जा रहा है, F ले जा रहा है और अपोजिट में लग रहा है T। ऐसे लिखते हैं ना, ले जाने वाला माइनस रोकने वाला, जिधर जा रहा है उधर वाला प्लस में, अपोजिट वाला माइनस में। F माइनस T इज इक्वल टू M3A। बस F की वैल्यू रख देते हैं। अब F क्यों लिख रहे हैं ना, वैल्यू के साथ सॉल्व कर रहा हूं ना मैं, तो F की वैल्यू क्या हो गई, 10 माइनस T इज इक्वल टू M3A। M3 कितना है, 2A। बस सबकी वैल्यू रख दी। अब क्या हो गया, कितने इक्वेशन बन गए, 3। तीनों के लिए 3। क्या सीखा आपने, जब स्ट्रिंग चेंज हो जाती है तो इधर का टेंशन T तो इधर का T डैश अलग मानना है, बस। बाकी तो वही पुराना कॉन्सेप्ट। अब आपस में सॉल्व करना, ये तो आपको आपस में सॉल्व करना है तो बच्चों वाली चीज है, आपस में सॉल्व कर दो। कैसे सॉल्व करोगे बताओ, T डैश कितना है, 5A। तो एक काम करो, हम एक काम करते हैं, पहले इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ये तो आपको कॉमन सेंस होना चाहिए कि कैसे सॉल्व किया जाए ताकि सब कुछ निकल जाए। टेंशन में क्या क्या निकालना है, T और T डैश और A। तो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, ऐड करो। तो T डैश कट गया, कटने के बाद T आ गया इधर और इधर 5A प्लस 3A 8A। तो T इज इक्वल टू 8A। क्या किया मैंने, ऐड कैसे किया, लेफ्ट साइड दोनों को ऐड कर रहे हैं ना, तो राइट साइड 5A प्लस 3A 8A।
ये ए है, ध्यान रखना, आपको जी तो नहीं लग रहा है, ये ए है बेटा, ए ए ए। अच्छा, इधर आ गया 5a + 3 है, इधर टी डैश कट के टी बच गया, टी इक्वल टू 8a। अब क्या करो, ये जो टी है ना, पुट टी की वैल्यू थर्ड में पुट कर दो, बस आ गया आंसर, हो गया बेटा। थर्ड में पुट करो, 10 माइनस टी के जगह पे 8a इज इक्वल टू 2a, तो 10 इज इक्वल टू उधर जाके 10a, और a की वैल्यू आ गई कितना, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसकी वैल्यू आ गई, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, बस हो गया। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई तो टी भी निकाल सकते हो, कैसे, पुट ए, जहां मर्जी पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, इसमें जो है ना पुट ए, तो क्या था बताओ, टी की वैल्यू कितनी थी, आई थी यहाँ पे, याद करो, ऐड करके टी 8 आया था, तो टी बराबर 8a में पुट कर दो, a 1 आ गया, तो एक टेंशन आ गया 8 न्यूटन, हो गया, फिनिश। तो वैल्यू पुट करना है, टेंशन टी आ गया 8 न्यूटन, टी आ गया 8 न्यूटन, पहले a आया, फिर यहां रख के टी आया, तो अब क्या बचा है, टी डैश भी आ गया, बस हो गया। अब क्या पुट करोगे, पुट ए, किस में, अब ए की वैल्यू किस में पुट कर दो, सीधे फर्स्ट में पुट कर दो, करो फर्स्ट में पुट बेटा, जल्दी से, क्या आ गया जल्दी बताओ, टी डैश इज इक्वल टू कितना है, 5a, ए की वैल्यू कितना, 5 न्यूटन। तो लीजिए, आपके पास सभी स्ट्रिंग में टेंशन भी आ गया। चलिए, इस इधर के स्ट्रिंग में टेंशन 8 न्यूटन, इधर के स्ट्रिंग में 5 न्यूटन, एक्सेलरेशन सबसे पहले 1 आ गया। क्या था, फोर्स 1 2 3, इस पे 1 अप्लाइड, 2 3 4, इस पे दोनों तरफ से टेंशन 3 4, फिर सब राइट जा रहा है, इस पे F माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट जा रहा है, राइट ही जाएगा ना जब अप्लाइड फोर्स राइट है, T माइनस टी डैश बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, T डैश बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। फ्रिक्शन का मतलब यहां नहीं रखा गया है, फ्रिक्शन होता तो सब में फ्रिक्शन भी आ जाता, और म्यू इंटू एन, और एन को उसके बराबर mg के बराबर रखते, पता ही आपको। उसके बाद 3 इक्वेशन बनेंगे आपस में, जो क्लास 8 में पढ़ा था सॉल्व करना, पहले a निकालो, a रख के किसी में t निकल जाएगा, किसी में t डैश निकल जाएगा, इस तरह ये क्वेश्चंस हो गया कंप्लीट। मुझे बच्चों पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस कराए, आज की क्लास में सब कनेक्टेड मास के क्वेश्चंस थे। अगर अच्छी लगी बेटा तो ज़रूर लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब चैनल करो। हम बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएंगे, हर टॉपिक के, हर चैप्टर्स के बन रहे हैं और बनाते रहेंगे, जब तक कि आपकी अच्छी पढ़ाई ना हो और अच्छा रिजल्ट ना दो। तब तक के लिए बच्चे गुड बाय, टाटा।